सो मैनिफेस्ट स्क्विंट करना है आज हमने, राइट। मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है जो आपको नजर आ रहा है, इसके लिए कोई फ्यूजन ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इफेक्ट ऑफ द पिक्चर ऑफ द पर्सन हु इज हैविंग मैनिफेस्ट स्क्विंट इन हिज आईज। एक आंख में इसके मैनिफेस्ट स्क्विंट है, इट कुड बी इन बोथ आईज। ठीक है, ये देखो साफ साफ नजर आ रहा है मैनिफेस्ट स्क्विंट है जिसका टेढ़ापन महंगापन नजर आ रहा है। अब इसकी टाइप्स, इसको द वर्ड यूज्ड फॉर मैनिफेस्ट स्क्विंट इज ट्रोपियास। TROPIAS, ट्रोपियास कहते हैं मैनिफेस्ट स्क्विंट को। अब अगर स्क्विंट जो है आपका आई में, सपोज दिस इज राइट आई और एंड दिस इज लेफ्ट आई, तो राइट आई में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट आई, ये डाउन गई हुई है, डाउन हो गया हाइपोट्रोपिया। ठीक है, हाइपो मीन्स डाउनवर्ड और ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्ट है इसका डाउनवर्ड स्क्विंट। अब देखो राइट और लेफ्ट आई में, अब राइट आई जो है इसकी ऊपर गई हुई है, तो ये हाइपरट्रोपिया हो गया। ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्ट एंड हाइपर मीन्स अपवर्ड आई मूव की हुई है। अब इधर देखो ये तो आउटवर्ड मूव की हुई है आई, राइट आई एज कम्पेयर टू लेफ्ट। लेफ्ट जो है उसकी स्ट्रेट देख रही है, तो ये डाइवर्जेंट स्क्विंट हो गया। ठीक है, ट्रोपिया मीन्स मैनिफेस्ट, एक्सो मीन्स आउटवर्ड या एयर की तरफ, आउटवर्ड और टुवर्ड्स एयर। अच्छा अब देखो राइट आई में क्या है, इनवर्ड गई हुई है, नोज की तरफ आई हुई है, तो ये हो गया ईजो और कन्वर्जेंट स्क्विंट। मैनिफेस्ट स्क्विंट जो कि जिस नोज की तरफ मूव किया हुआ। इसके बाद जब आप देखते हो ये राइट आई हो गई और ये लेफ्ट आई हो गई, लेफ्ट आई जो है इसकी आउटवर्ड मूव की गई है। अब ये भी हो सकता है कि ये इसका स्क्विंट हो या फिर दूसरा, इट कुड बी ड्यू टू पैरालिसिस। तो जो मैनिफेस्ट स्क्विंट होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, इट कुड बी नॉन पैरालिटिक और इट कुड बी पैरालिसिस ऑफ मसल्स, जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल सप्लाई कर रहे होते हैं उनका पैरालिसिस हो गई और वीकनेस हो गई। ठीक है, यही इटियोलॉजिकल इसकी टू क्लासिफिकेशन है। कुड बी नॉन पैरालिटिक, ठीक है, डेविएशन ऑफ आइज, इसमें डायरेक्शन ऑफ गेज सेम रहेगी। और इट कुड बी पैरालिटिक, ठीक है, जहाँ पे डेविएशन इरेगुलर होती है। आई विल एक्सप्लेन कि डेविएशन का क्या मतलब है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी डेविएशन है। आई विल एक्सप्लेन। जो पैरालिसिस होता है उसमें अनइक्वल हो जाती है क्योंकि वो मसल इज डैमेज्ड या उसकी नर्व सप्लाई इज डैमेज्ड। ठीक है, अब ये हो गया कंकमिटेंट स्क्विंट जो कि नॉन पैरालिटिक है। नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक दोनों जो हो सकते हैं, कुड बी ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, या तो वो एक आंख में है या वो दोनों आंखों में है, वन आई और बोथ आईज। आगे है ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट। इसकी डेफिनेशन मेमोराइज करनी है। बस दे आस्क यू, जब एक आई सीधी होती है द अदर आई डिविएट्स। ठीक है, इधर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, और फिर जब दूसरी आई सीधी होती है तो पहली वाली डेविएट कर जाती है। देखो ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट में क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट में क्या होता है, जब ये राइट आई इनवर्ड मूव की होगी तो ये स्ट्रेट होगी। उसके बाद क्या होगा, ये वापस जब अपने सेंटर पोजीशन पे जाएगी तो इट विल मूव इनवर्ड और आउटवर्ड, तो ये डेविएट कर जाएगी। एक वक्त में एक डेविएट करी होती है, एक सीधी होती है, फिर दूसरी में ऑल्टरनेटिव स्क्विंट होता है। एक वक्त में एक सीधी देख रही होती है, एक डेविएट करी होती है, फिर दूसरी वो दोबारा मुड़ जाती है और दूसरी वाली सीधी हो जाती है। अब हम करें यूनिओकुलर, एक आई में कंकमिटेंट मीन्स नॉन पैरालिटिक, नॉन पैरालिटिक स्क्विंट है। क्या रीजन है इसकी, अब कन्वर्जेंट स्क्विंट है। कन्वर्जेंट का मतलब है आई जो है नोज की तरफ मूव की गई है, आई जो है आपकी नोज की तरफ मूव कर गई है। किस लिए, इट डेवलप्स बिफोर द एज ऑफ 6 to 8 years। यू विल रीड दिस इन सिनेरियोस के जो इनवर्ट स्क्विंट है इजोट्रोपिया है। ठीक होगी, इसको कहेंगे इजोट्रोपिया। इजोट्रोपिया जो होगा वो अंडर 8 year old में होगा। इट कुड बी, अब इसकी कॉजेस है, इट कुड बी डिफेक्टिव विजन। कौन सी डिफेक्टिव एरर होगी जो इजोट्रोपिया कराएगी, इजोट्रोपिया हाइपरोपिया कराएगी। क्यों, क्योंकि उसमें करीब का देख नहीं सकते तो जोर लगाते हैं तो इट बिकम्स स्क्विंट।
या डिफेक्टिव फ्यूजन, उसका बीएसवी खराब है इसीलिए आई में स्क्विंट है, उसका बीएसवी खराब है, या हेरेडिटेरी है, चाइल्ड इज बोर्न विद द स्क्विंट। या तो तीसरा एबनॉर्मल एसी ए रेशो, इजोट्रोपिया में कल भी हमने किया था, क्या हो जाएगा, एसी ओवर ए रेशो ज्यादा हो जाएगा। आई विल एक्सप्लेन अगेन कि एसी ओवर ए रेशो क्या होता है। इजोट्रोपिया में इट्स ग्रेटर, एसी ओवर ए रेशो जैसे ही ज्यादा होता है आपको इनवर्ट कन्वर्जेंट स्क्विंट इजोट्रोपिया हो जाता है। और एक टर्म है डिकम्पनसेटेड इजोफोरिया, फोरिया जो थे ना वो हिडन स्क्विंट थे। अब जो हिडन स्क्विंट थे उनकी कंपनसेशन कैसे हो रही थी, हम ग्लासेस पहन रहे थे या जोर लगा के इंसान ठीक कर लेता है उनको ना, ठीक नजर आ रहे होते हैं, उनको छुपा हुआ होता है, जब तक हम उनका ऑल्टरनेटिव करते नहीं, ऑल्टरनेटिव कवर टेस्ट नहीं करते, या वो थक नहीं जाते रात के टाइम एक्सेसिव एक्टिविटी करने के बाद, तब तक उनका मैनिफेस्ट नहीं होता। अब किसी को ईसोफोरिया था लेकिन उसका हिडन था, डिकम्पनसेट कैसे हुआ, क्योंकि वो एरर बढ़ गई, रिफ्लेक्टिव एरर बढ़ गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, वो नजर आने लग जाता है। जो हिडन था इट विल कन्वर्ट इनटू मैनिफेस्ट। अगर उसने ग्लासेस ना लगाई या रिफ्लेक्टिव एरर इंक्रीज हो गई तो वो डीकम्पनसेशन होगी, ग्लासेस लगाती उसकी कंपनसेशन हुई हुई थी। अगेन एसी ओवर ए रेशियो कर लेते हैं बिकॉज दिस कंफ्यूजेस अ लॉट ऑफ पीपल। एक और एमसीक्यू भी आता है, व्हाट इज नॉर्मल एसी ओवर ए रेशियो। तो नॉर्मल एसी ओवर ए है 3:1। अब इसमें ये क्या होता है, इट्स अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस, मतलब आई कितनी इनवर्ड मूव करेंगी, टुवर्ड्स नोज मूव करेंगी, ये नोज, जब आप फोकसिंग एफर्ट लगाओगे। इजोट्रोपिया का मतलब होता है कन्वर्जेंट स्क्विंट में, कन्वर्जेंट मैनिफेस्ट स्क्विंट में इट इज हाई। यू हैव टू कीप दीज थिंग्स मेमोराइज्ड, ठीक है, क्योंकि जो कन्वर्जेंट मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है इट इज ड्यू टू हाइपरोपिया, हाइपरोप्स जो होते हैं वो करीब का नहीं देख सकते, वो जोर लगा रहे होते हैं, दैट्स व्हाई उनकी कन्वर्जेंस ज्यादा होती है फोकसिंग एफर्ट्स पे। इनवर्ड टर्निंग ऑफ आइज इज मोर, ठीक है, जब नॉर्मल 3:1 से ज्यादा हो जाएगा देन द पर्सन विल हैव कन्वर्जेंट मैनिफेस्ट स्क्विंट इजोट्रोपिया। इसके बाद सिंगल आई का अब डाइवर्जेंट स्क्विंट, रिफ्लेक्टिव एरर कौन सी होगी डाइवर्जेंट स्क्विंट में, इसमें क्या हुआ है, आईज आपकी कहाँ गई हुई है, अवे फ्रॉम नोज और टुवर्ड्स एयर, इधर गई हुई है एयर्स की तरफ। यूनिओकुलर एक आई की बात करें, अब रिफ्लेक्टिव एरर क्या होगी, सिंस इट्स डाइवर्जेंट स्क्विंट रिफ्लेक्टिव एरर विल बी मायोपिया, उन्हीं को दूर का नजर नहीं आता, या उसकी फ्यूजन खराब है, बीएसवी खराब है। अच्छा, और एक और चीज है, जब कंप्लीट लॉस ऑफ विजन होता है ना, मतलब ब्लाइंड आई है, जिसमें वो बिल्कुल भी कोई विजन नहीं होता, विजुअल एक्यूटी नहीं होती, तो वो क्या करती है, फड़क के आउटवर्ड गिर जाती है, तो उनमें भी डाइवर्जेंस पॉइंट होता है, फड़क के बाहर गिर जाती है। अच्छा, डिकम्पनसेटेड फोलिया, अगर हिडन स्क्विंट है और आप ग्लासेस नहीं लगा रहे, इट विल बिकम मैनिफेस्ट। या तो हेरिडेटरी हो सकता है, यू आर बॉर्न विद इट, या तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिजीजेस, ये स्टार्ट होती हैं 2 to 5 years ऑफ एज में, these can also cause it। आगे सिम्टम्स क्या होंगे, इनको कोई सिम्टम नहीं होंगे एक्सेप्ट कॉस्मेटिक सिम्टम्स, क्योंकि वो नजर आ रहा होगा, ना ही कोई डबल विजन होगा क्योंकि एक ही आंख देख रही होगी। इन यूनिओकुलर concomitant means non-paralytic squint, the vision in the squinting eye is usually defective। जो आंख खराब हो रही होती है वो डिकम्पनसेटेड होती है, उसमें एरर होता है, इसीलिए उसमें विजन डिफेक्टिव है। अभी हमने देखा डाइवर्जेंट में मायोपिया है, ठीक है, या डिकम्पनसेटेड इसकी डिफेक्टिव एरर जिसकी वजह से वो नजर आ रहा है, और जो कन्वर्जेंट स्क्विंट है उसमें हाइपरोपिया है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी डेविएशन और सेकेंडरी डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी डेविएशन होता है डेविएशन इन द आई ऑन द अफेक्टेड साइड विद नॉर्मल आई इज फिक्सेटिंग, ठीक है, पहले आपने देखना है टेढ़ी वाली आंख को, उसकी कितनी डेविएशन हुई हुई है। आई विल ड्रॉ एंड एक्सप्लेन दिस।
फिर आपने देखना है सेकेंडरी डेविएशन नॉर्मल आई में देखनी है। ये देखो ऐसे, सपोज हम उसको क्या करते हैं, राइट आई का एक्सोट्रोपिया बना देते हैं मैनिफेस्ट पॉइंट, और लेफ्ट आई नॉर्मल है। ठीक हो गया, ये हो गई प्राइमरी डेविएशन, जब आपकी राइट आई जो है एयर्स की तरफ गई हुई है एक्सोट्रोपिया में, प्राइमरी डेविएशन। उसके बाद लेट मी यूज अनदर कलर, रेड कलर। फिर सेकेंडरी डेविएशन आप नॉर्मल आई में देखते हो। ठीक है, रीड द डेफिनेशंस अगेन। प्राइमरी डेविएशन होती है डेविएशन ऑफ द आई ऑन द अफेक्टेड साइड विद नॉर्मल आई फिक्सेटिंग। नॉर्मल आई फिक्सेट करिए, वो सीधी है। ठीक हो गया, आपकी लेफ्ट आई इज नॉर्मल और आपकी राइट आई में एक्सोट्रोपिया टुवर्ड्स एयर गई हुई है, ये होगी आपकी प्राइमरी डेविएशन। अब सेकेंडरी डेविएशन में क्या होता है, deviation of the normal eye when affected eye is fixating। ठीक है, अब जब हम इस वाली आई को कहेंगे कि फिक्सेट करें, सीधा देखें, सीधा देखने के लिए इसको सेंटर में आना पड़ेगा। अच्छा, अब जब सेंटर में आएगा, ये राइट आई सेंटर में आएगी, तो इक्वल इनर्वेशन लॉ के मुताबिक इसको भी इधर मूव करना चाहिए, तो ये होगी सेकेंडरी डेविएशन। जो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट होता है उसमें प्राइमरी डेविएशन इज इक्वल टू सेकेंडरी डेविएशन। अगर ये दोनों मूवमेंट्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है पैरालिसिस है, नर्व डैमेज हो गई है। ठीक हो गया, लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन। देखो, प्राइमरी डेविएशन होती है डेविएशन ऑफ द आई ऑन द अफेक्टेड साइड, यानी आपने टेढ़ी वाली आई को देखना जब नॉर्मल फिक्सेट कर लिया। इसमें हमने एग्जांपल में राइट आई को क्या दे दिया, एक्सोट्रोपिया दे दी है, और हमारी जो लेफ्ट आई है वो नॉर्मल सीधी देख रही है। ये प्राइमरी डेविएशन होगी। सेकेंडरी डेविएशन में जैसे ही हमारी खराब वाली आंख फिक्सेशन लेती है, सीधी होती है, ठीक है, सेंटर में आती है, तो सेकेंडरी को उतना ही उधर मूव करना पड़ेगा। दिस इज सेकेंडरी डेविएशन, क्योंकि हेयरिंग लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन स्टेट्स कि जितना एक मसल एक आंख का उधर मूव करेगा, दूसरा वाला भी उतना ही उधर को दूसरी तरफ को लेके जाएगा। तो इसमें जो नॉन पैरालिटिक स्क्विंट होता है उसमें प्राइमरी डेविएशन इज इक्वल टू सेकेंडरी डेविएशन एंड देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स। ये कैसे चेक करेंगे, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट चेक करेंगे, जो हम एज बना के चेक करते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं होगी, सारे मसल्स ठीक मूव कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज नो नर्व और नर्व पाल्सी। अब इनकी हिस्ट्री लेंगे, पूछेंगे कि एज ऑफ ऑनसेट क्या थी, क्योंकि अभी आपको बताया कि बच्चा चाइल्ड फिक्सेशन डेवलप कर रहा था, रिफ्लेक्टिव एरर आ गई, ठीक है, उसकी वजह से स्क्विंट डेवलप हो गया। हिस्ट्री ऑफ एक्यूट इलनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों को ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, कुड बी ड्यू टू ट्रॉमा, हेड इंजरी भी स्क्विंट होते हैं, क्योंकि नर्व डैमेज हो सकती है। तो आपने हिस्ट्री लेनी है, कब से है, बचपन से है, पैदा होते ही है, ज्यादा हो रही है, अगर अगर वो कहते हैं कि बचपन में कम थी अब ज्यादा हो रही है, इसका मतलब रिफ्लेक्टिव एरर उसका बढ़ रहा है, वो डीकम्पनसेट हो रहा है। अच्छा, स्क्विंट इंटरमिटेंट है, कांस्टेंट है, ये बहुत जरूरी है कि आपने पता लगाना है कि ये मैनिफेस्ट स्क्विंट है और लेटेंट स्क्विंट है, एक आंख में दोनों आंखों में। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेरेडिटी वाज आल्सो अ कॉज कि आपकी फैमिली में रन कर रहा है टेढ़ापन, आपके पेरेंट्स की आईज टेढ़ी है, सो द चाइल्ड वुड आल्सो हैव इट। एग्जामिनेशन क्या करोगे, इसका आई की पोजीशन देखोगे, हेड की। हेड की पोजीशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब पैरालिसिस होता है और डिप्लोपिया होता है, डबल विजन होता है, उन लोगों में वो लोग बेचारे अपने सीधा देखने के लिए अपना हेड पोजीशन खराब हो जाती है। ठीक है, टू रूल आउट कि पैरालिसिस कॉज है कि नहीं है कॉज, फिर आपने विजुअल एक्यूटी देखनी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन असेसमेंट, इन एवरी असेसमेंट ऑफ स्क्विंट क्या विजुअल एक्यूटी देखो, क्योंकि उसको करेक्ट कर दोगे तो हाफ ऑफ योर करेंट स्क्विंट विल बी ऑटोमेटिकली करेक्टेड। एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स पैरालिसिस को रूल आउट करने के लिए। साइक्लोप्लीजिक रिफ्लेक्शन, एसी ओवर ए रेशियोस आपने देखे हैं, जितना जोर लगाओगे इतना स्क्विंट आ जाता है, तो इसलिए हम अकोमोडेशन का पैरालिसिस दे दें, करा देंगे साइक्लोपिन की ड्रॉप्स डलवा के, उसको फिर देखेंगे कितनी इफेक्टिव एरर है। देन वी विल डू कवर टेस्ट। अच्छा, कल हमने किया था लेटेंट स्क्विंट के लिए ऑल्टरनेट कवर टेस्ट। ऑल्टरनेट कवर टेस्ट क्या कर रहा था कि जोर लगा के, देयर वाज स्क्विंट बट जोर लगा के हमारी आंखें जो थी वो ठीक कर लेती थी उसको, वो ठीक था, वो नजर नहीं आता था जब तक थक नहीं जाता था। Alternate cover test is for latent squint and cover test is for manifest squint. उसके बाद है
Another MCQ they ask you कि जो corneal reflex test और Hirschberg test है वो किस लिए होते हैं? It is for manifest point. उसके बाद प्रिज्म बार कवर टेस्ट यूज करते हैं। प्रिज्म बार से हम एक्यूरेट डिग्री कैलकुलेट करते हैं। बाकी ये जो हर्षबर्ग है इससे रफ डिग्री पता चलती है हमें। ऐसे हम कहते हैं 30 होगा, 40 होगा, 15 होगा, लेकिन प्रिज्म बार से एक्यूरेट डिग्री 35 है, कितना है, एक्यूरेट डिग्री आती है। तो इस तरह से एग्जामिनेशन करनी है हमने। ठीक है, कवर टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ट्रोपिया। ट्रोपिया इज मैनिफेस्ट पॉइंट। हमने कवर करना है आई को एंड देन वॉच द अनकवर आई। कवर कौन सी करनी है? आई जो अपेरेंटली हमें स्ट्रेट लगती है। जो अपेरेंट स्टेट है उसको कवर कर दो, और जो टेढ़ी हुई है जिसमें मैनिफेस्ट पॉइंट है उसको ऑब्जर्व करो। ओके, वॉच दिस क्लिप। देखो, ये अपेरेंटली कहाँ गई हुई है? मैनिफेस्ट पॉइंट हो गया टुवर्ड्स नोज, तो ये क्या हो गया? इजोट्रोपिया ऑफ राइट आई। ये राइट आई होगी, ये लेफ्ट आई। लेफ्ट आई अपेरेंटली सीधी थी तो हमने इसको ऑक्लूडर से कवर कर दिया। देखो, जैसे ही कवर किया तो राइट आई स्ट्रेट होगी, खुद ब खुद ही सीधी हो जाती है। फिर जब अनकवर करते हैं तो वो दोबारा अपनी वापस पे चली जाती है। अच्छा, और दूसरी बात जो आपने नोट करनी थी, जितना ये आए, ये देखो प्राइमरी डेविएशन में ये आए इधर को मूव है। ठीक है, जब हम इसको कवर करते हैं, जैसे ही नॉर्मल आई को हम कवर करते हैं, इट मूव्स हेयर, सेंटर में मूव करती है, और जो आपकी नॉर्मल आई है वो थोड़ी सी इधर जाती है। ये सेकेंडरी डेविएशन है ऑफ द नॉर्मल आई, क्योंकि हेयरिंग लॉ ऑफ इक्वल इनर्वेशन में जितना इस आई ने इस तरफ को मूव करना है, लेफ्ट आई ने भी इतना इस तरफ को मूव करना है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ राइट आई में स्क्विंट है एंड वी आर यूजिंग कवर टेस्ट। ठीक हो गया? अब इसको है, ये होगी राइट आई, लेफ्ट आई। लेफ्ट आई का इजोट्रोपिया नोज की तरफ मूव किया हुआ है। जैसे आप राइट आई जो नॉर्मल इसके आई को कवर करते हो तो आई आउटवर्ड मूव कर जाएगी। ठीक है, वो फिक्सेशन ले लेगी, सीधी हो जाएगी। फिर एक्सोट्रोपिया में देखो लेफ्ट आई जो है आउटवर्ड टुवर्ड्स एयर मूव करेगी। जैसे आप नॉर्मल आई को जो कि राइट आई को कवर करोगे तो वो वापस अपनी जगह पे मूव कर जाती है। इस तरह से हाइपर और हाइपोट्रोपिया में। एंड वी हैव अनदर टेस्ट टू, जो हर्षबर्ग भी करना है। उसके बाद दिस, एक तो ये हो रहा है कवर टेस्ट। दिस पेशेंट हैड मैनिफेस्ट पॉइंट, ही केम फॉर सर्जरी। लेकिन सर्जरी में ना तो हम कवर टेस्ट से कोई रिजल्ट निकाल सकते। कवर टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि उसको मैनिफेस्ट पॉइंट है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि प्राइमरी डेविएशन इज इक्वल टू सेकेंडरी डेविएशन एंड देयर इज नो पैरालिसिस। उसके बाद आपने हर्षबर्ग टेस्ट किया, उससे रफ डिग्री पता चल गई। अभी हम हर्षबर्ग की देखते हैं, सिर्फ रफ डिग्री, बट दैट स्टिल रफ डिग्री से मैं कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं? फिर आप क्या करते हो, ये प्रिज्म बार्स यूज कर रहे हैं, इनसे एक्यूरेट डिग्री पता चलती है। और ये प्रिज्म बार्स आपने नियर विजन और फार विजन दोनों के लिए देखना है कि नियर पे ज्यादा होता है या फार पे ज्यादा होता है, अगेन टू रूल आउट रिफ्लेक्टिव एरर, किसमें जोर ज्यादा लगा रहा है वो। उसके बाद ये हमारा आ गया हर्षबर्ग टेस्ट। इट इज यूज टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ स्क्विंट। ठीक है, और लाइट आप कहाँ थ्रो करते हो? आप उसके ब्रिज ऑफ नोज से ग्लैबेला पे थ्रो करते हो। ठीक हो गया, ये आपका होगी नोज, ये होगी आईज। तो ब्रिज ऑफ नोज पे भी कर सकते हो, गैलाबेला पे थ्रो करते हो, और वो 50 सेंटीमीटर और 2 फीट के डिस्टेंस से करते हो। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली जब आप यहाँ पे थ्रो करोगे तो सेंटर ऑफ द आईज में आपको स्टार नजर आते हैं। अगर वो सेंटर में नहीं नजर आते तो इसका मतलब है मैनिफेस्ट पॉइंट है। हर्षबर्ग को बार बार पूछते हैं व्हाट डज हर्षबर्ग डिटेक्ट? दे डिटेक्ट मैनिफेस्ट पॉइंट, और वो रफ एस्टिमेट देते हैं, रफ एस्टिमेट देते हैं कि कितनी डिग्री का स्क्विंट है। सेंटर में हो गया तो 0 डिग्री,
उसके बाद ये प्यूपिलरी मार्जिन, इसमें 20 हो गया, इन दोनों के बीच में प्यूपिलरी मार्जिन और लिम्बस के बीच में 30 डिग्री होता है, 45 ऑन लिम्बस, ये मैं लिख रही हूँ प्यूपिलरी मार्जिन, और फिर लिम्बस से हटके 70 डिग्री आ जाते हैं। देखा, ये नॉर्मल है चाइल्ड, इसके दोनों स्टार जो है सेम पोजीशन में बन रहे हैं और सेंटर में बन रहे हैं। अब जो सेकंड है, दिस चाइल्ड हैज मैनिफेस्ट स्क्विंट, ये होगी राइट आई और ये होगी लेफ्ट आई। यू कैन सी लेफ्ट आई में जो स्टार है वो अंदर की तरफ बन रहा है, ठीक है, दिस इज स्क्विंट, मैनिफेस्ट स्क्विंट, स्टार अंदर की तरफ बन रहा है एंड इट इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री, प्यूपिलरी मार्जिन और लिम्बस के बीच में 30 डिग्री का स्क्विंट है। अब इज इट एक्सो और इज इट ईजो? आई जो है वो कान की तरफ मूव की हुई है, 30 डिग्री एक्सो का स्क्विंट है ये, ठीक है, आई हैज मूव टुवर्ड्स एयर, 30 डिग्री ये एक्सो का स्क्विंट है। अच्छा, कैन यू सी कि इस वाली में इसको अगर हम राइट आई कह रहे हैं, इसको हम लेफ्ट आई कह रहे हैं, राइट में सेंटर में बन रहा है और लेफ्ट में क्या बन रहा है, ऑलमोस्ट ऑन प्यूपिलरी मार्जिन बन रहा है, तो ये हो गया 15 डिग्री का, और आई जो है आपकी क्या कान की तरफ गई हुई है, तो ये एक्सो हो गया। अच्छा, अब ये देखते हैं इसके 30 कैसे निकाला है। आपकी राइट आई नॉर्मल लग रही है और लेफ्ट आई में इट हैज ऑलमोस्ट पीपली मार्जिन और लिम्बस के बीच में 30 डिग्री का है और आई कान की तरफ गई हुई है, तो 30 डिग्री एक्सो हो गया। एक्सो मीन्स आउटवर्ड टुवर्ड्स एयर। अब बिल्कुल लिम्बस पे पहुंचा हुआ है तो इट विल बी 45 डिग्री। These are some of the examples. इसके बाद we will move towards our topic. इसके बाद this can come in your OSCE, this picture, के what is this picture and what is its uses. ये synoptophore है and its uses are it measures the angle of deviation और binocular single vision. यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं और अब उसके बाद वो पूछते हैं कि साइमल्टेनियस परसेप्शन में दो इमेजेस बनेंगे, फ्यूजन में इट विल बी वन इमेज और स्टीरियोप्सिस में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें नजर आएंगी हमारी, जो डिग्रीज ऑफ बीएसपी है। अब ट्रीटमेंट क्या है? सपोज इफ समबडी कम्स टू यू विद अ मैनिफेस्ट स्क्विंट और आपने सब कुछ उसके क्या देख लिए हैं, कैलकुलेट भी कर लिया कितने डिग्री का है, एक्यूरेट विद प्रिज्म्स, तो अब आपके पास 4 प्रिंसिपल्स हैं। ऑप्टिकल करेक्शन कर दो उसकी, विच इज रिफ्लेक्टिव एरर, इसकी करेक्ट कर दो फाइंड करने के बाद। उसके बाद अगर वो 8 साल से कम का है तो आप 3 मंथ्स के लिए उसकी ऑक्लूजन करो, ठीक है, जो नॉर्मल आई की है उसकी ऑक्लूजन कर दो, तो दूसरी आई विल स्टार्ट सीइंग स्ट्रेट। दूसरी और ऑर्थोप्टिक ट्रेनिंग व्हिच वर एक्सरसाइजेस। थर्ड इज सर्जरी, ठीक है, थर्ड इज सर्जरी। अब सर्जरी के ये प्रिंसिपल दे आस्क यू इन एससीक्यूज के सर्जरी कितनी करनी है, किस मसल की करनी है, दे आस्क यू दैट। अब रिसेशन में क्या होता है, आप मसल को वीक करते हो, स्ट्रॉन्ग मसल को जो डेविएशन कॉज कर रहा होता है। वीक कैसे करते हो? उसको काटते हो और उसको इक्वेटर पे लगा देते हो। ये अगर ग्लोब है आपकी आई का,
तो इक्वेटर का मतलब होता है सेंटर लाइन, यहाँ पे लगा देते हैं उसको। और रिसेक्शन का मतलब है उसको स्ट्रेंथ देना वीक मसल को। आप क्या करते हैं उसमें कट करके उसको सेम पोजीशन पर लगा देते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। अब there is a question. A mother brings 5-year-old child with complaint of outward deviation. आउटवर्ड डेविएशन है कि आईज जो है वो कानों की तरफ मूव की गई है। और आउटवर्ड डेविएशन अगर वो देख सकती है माँ तो इट्स मैनिफेस्ट पॉइंट, जो कि क्या है, एक्सोट्रोपिया है। एंड सिंस बर्थ है तो इट्स कंजेनिटल। यू कैन राइट द डायग्नोसिस इन वन लाइन। हाउ विल यू इवेल्युएट इट क्लिनिकली? अब क्लिनिकली इवेल्युएट कैसे करेंगे हम इसे? हम उन्हीं अपने जो प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। हम विजुअल एक्यूटी चेक करेंगे उसकी। इवन बिफोर वी गो टुवर्ड्स अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन पहले हिस्ट्री ले लेते हैं, जो हमारे हिस्ट्री के प्रोटोकॉल्स थे। थोड़ी सी हिस्ट्री दी हुई है कि इट वाज स्टार्टेड इन चाइल्डहुड। आप पूछ सकते हो प्रोग्रेसिवली, एज ऑफ ऑनसेट, हिस्ट्री ऑफ एक्यूट इलनेस, कोई ट्रॉमा, सर पे चोट तो नहीं लगी, स्क्विंट कभी कभी आता है या कांस्टेंट रहता है, ठीक है, टू फाइंड आउट के बच्चा थक जाता है तो हिडन स्क्विंट तो नहीं है, एक आंख में है, दो आंखों में है, इसके बड़े बहन भाइयों को है कि नहीं, चश्मे वगैरह लगाता है कि नहीं, ठीक है, और इसके पेरेंट्स को है कि नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, हेड की, आई की, हेड की पोजीशन देख लो कि बेचारा नजर नहीं आ रहा उसको टेढ़ा, तो अपना सर तो नहीं हिला रहा। उसके बाद विजुअल एक्यूटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्टिव एरर्स को एक्सक्लूड करने के लिए। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट देखनी है पैरालिसिस को रिमूव करने के लिए, साइक्लोपीजिया से चेक करना है, क्योंकि AC over A रेशियो इज ऑल्सो, इफ इट इज मोर, इट्स कॉल्ड ईजोट्रोपिया। उसके बाद कवर टेस्ट करना है, हर्शबर्ग से रफ एस्टिमेट लगाना है, प्रिज्म बार से एक्यूरेट एस्टिमेट लगाना है, और साइनोप्टोफोर्स देन। दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड क्लिनिकली इवैल्यूएशन में। यू राइट कंप्लीट हिस्ट्री। ये क्वेश्चन इस तरह से इसकी थी क्वेश्चन की डिवीजन। 1 marks फॉर राइटिंग डायग्नोसिस and the 4 marks were for evaluation of this patient clinically. History लिखोगे and then clinical examination. उसके बाद पैरालिटिक स्क्विंट की तरफ जाएंगे। इसकी कॉजेस क्या हो सकती हैं? आइदर यू आर बोर्न विद इट या फिर एक्वायर्ड, कोई हेड ट्रॉमा हुआ, ठीक है, हेड ट्रॉमा, इंजरी, इन्फेक्शंस लाइक सिफिलिस, ट्यूमर्स, ग्लायोमा जो आपके नर्व के ऊपर या क्रेनियल नर्व के ऊपर कंप्रेस कर रहे हो, इन्फ्लेमेशंस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। डायबिटीज जो होती है ना, डायबिटिक न्यूरोपैथी, उसमें डीमाइलिनेशन होती है, उसकी वजह से। इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर में वी डिड अ लॉट ऑफ कॉजेस ऑफ इंक्रीज क्रेनियल प्रेशर। उसमें क्या हो रहा था कि ऑल्सो क्रेनियल नर्व्स वर बीइंग कंप्रेस्ड। वन ऑफ द सिम्टम्स वाज एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट जो थी वो खराब हो रही थी। वो हम चेक करते हैं। अब इनके फीचर्स क्या होंगे? मोड ऑफ ऑनसेट सडन होगा, एज ऑफ ऑनसेट यूजुअली ओल्ड पीपल होंगे, दे विल बी डायबिटिक या आफ्टर हेड इंजरी प्रेजेंटिंग टू यू विद डिप्लोपिया एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ आई, इस टाइप की हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा मिल सकती है आपको। सिस्टेमिक डिजीज लाइक वी जस्ट डिड, डायबिटीज हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है लाइक सिफिलिस। उसके बाद दीज पीपल विल कंप्लेन ऑफ डबल विजन, डिप्लोपिया होगा। ऑकुलर मूवमेंट्स, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स इनकी लिमिटेड होंगी। एबनॉर्मल हेड पोस्चर होगा, उसकी डबल डबल नजर आ रहा होगा तो उनको समझ नहीं आ रहा होगा फॉल्स प्रोजेक्शन की इमेज कहाँ से बनना है, इसको ठीक करने के लिए वो अपना उनका हेड एक तरफ को मूव्ड होगा। इसमें सेकेंडरी डेविएशन विल बी मोर देन प्राइमरी डेविएशन। जो सेकेंडरी डेविएशन थी ना वो हम नॉर्मल आई में देख रहे थे, तो जो नॉर्मल आई होगी वो ज्यादा मूव कर सकेगी एज कम्पेयर टू द प्राइमरी डेविएशन। प्राइमरी डेविएशन हम किस में देख रहे थे? फॉल्टी आई में। अब इनकी असेसमेंट कैसे करनी है? इसी तरह से यू हैव टू राइट इन योर आंसर्स कि एग्जामिनेशन करना है आपने। उसमें क्या करना है? सबसे पहले विजुअल एक्यूटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब भी स्क्विंट एग्जामिनेशन लिखे, यू हैव टू राइट आफ्टर हिस्ट्री आई विल डू विजुअल एक्यूटी, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल मूवमेंट्स,
एंड देन रफ एस्टिमेट के लिए हर्शबर्ग टेस्ट और प्रिज्म बार टेस्ट फॉर अप्रोप्रिएट और एक्यूरेट मेजरमेंट। अच्छा, अब डिप्लोपिया के दे आस्क यू इन यूक्यू एंड एससीक्यूज डिप्लोपिया के लिए क्या करते हैं? डिप्लोपिया के चार्ट होते हैं, ठीक हो गया? डिप्लोपिया के चार्ट होते हैं, दिस इज डिप्लोपिया चार्ट एंड दिस इज हेस स्क्रीन। अच्छा, उसके बाद व्हाट आर द, दिस इज आल्सो ये एससीक्यू के डिप्लोपिया को ओवरकम कैसे करें, ठीक है? देयर आर थ्री वेज ऑफ ओवरकमिंग डिप्लोपिया। टू सप्रेस वन इमेज, दो इमेजेस बन रहे, एक को सप्रेस कर दे ब्रेन खुद ही से, या आप उसकी आईज को स्ट्रेट कर दो, जो उसका स्क्विंट आया हुआ है आप उसको ठीक कर दो, या रिफ्रैक्टिव एरर से ठीक कर दो, देखोगे कि रिफ्रैक्टिव एरर है, या मसल पाल्सी है तो उसको ट्रीट कर दो, ठीक है? टू स्ट्रेटन द इमेज बाय फॉल्स प्रोजेक्शन। अब फॉल्स इमेज प्रोजेक्शन ये होती है कि आपकी मेंटल ओरिएंटेशन ऐसी होती है, इज द मेंटल रीओरिएंटेशन ऑफ डिस्प्लेस इमेज। दो दो इमेजेस आ रहे होते हैं, ब्रेन उनको फॉल्स प्रोजेक्ट करके ठीक कर लेता है। इनमें पैरालिटिक स्क्वीन में आपने क्या करना है? बीपी चेक करना है, सीबीसी चेक करना है, ईएसआर, ब्लड शुगर लेवल, वीडीआरएल, एफटीएएस फॉर सिफिलिस करते हैं। एमआरआई और सीटी ब्रेन इसलिए करना है टू रूल आउट कि कोई ट्यूमर है, ग्लायोमा, कोई प्रेस कर रहा है या फिर कोई कंप्रेशन चल रहा है इंट्राक्रेनियल प्रेशर में, ठीक है? ये आपने ब्रेन और ऑर्बिट करा के देख लेना है टू रूल आउट एनी इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी। उसके बाद ट्रीट अंडरलाइंग कॉज करनी है पहले तो। अगर डायबिटीज है तो उसको आपने डायबिटीज कंट्रोल कर, सिफिलिस है तो उसकी आपने एंटीबायोटिक्स देनी है। और डिप्लोपिया को ट्रीट करने के लिए आपने प्रिज्म बार्स को यूज करना है, ये प्रिज्म बार्स लगाए हुए हैं इसकी क्लासेस में। उसके बाद पैच कर देना है डेविएटेड आई को, क्योंकि वो बहुत सर में दर्द कर रही है और डबल विजन हो रहा है। बुटॉक्स इंजेक्शन या फिर स्क्विंट सर्जरी से उस मसल को करेक्ट करो ताकि ठीक हो जाए आंख। उसके बाद वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आई नर्व पाल्सीज। 3 की, 4 और 6, यही तीन हैं जो कि सप्लाई करते हैं हमारे एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को। और ये आई नर्व पाल्सीज इसलिए हुई है स्ट्रोक्स की वजह से, ट्यूमर्स की वजह से, एनोरिज्म्स की वजह से। अब क्रेनियल 3 की पाल्सी में पता है क्या होगा? ये राइट आई है और ये लेफ्ट आई है। लेफ्ट आई इज नॉर्मल एंड राइट आई इज डिजीज्ड। जब ऑकुलोमोटर नर्व की पाल्सी आएगी तो आपको लिख के देंगे वो सिनेरियो में, आई जो है डाउनवर्ड आउटवर्ड मूव कर गई है एंड इट इज डायलेटेड। Why it is dilated? Because it was involved in pupillary right reflex. Pupillary right reflex में involved थी। सेकंड cranial nerve जो थी वो लेके जा रही थी afferent pathway और efferent लेके आ रही थी आपकी थर्ड cranial nerve। अब डिफेक्टिव हो गई, pupil dilated रहेगा, ठीक है? आई को मूव करवाने के लिए सुपीरियर रेक्टस था जो cranial nerve 3 से सप्लाई हो रहा था, मीडियल मूव करवाने के लिए मीडियल रेक्टस था, इंफीरियर मूव करवाने के लिए इंफीरियर रेक्टस था और इंफीरियर ऑब्लिक था। ये सबकी पैरेलल हो गया और ये आउटवर्ड डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है? उसके बाद आईलेट में लिवेटर पल्पेब्रल को सप्लाई कर रहा था और कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए सफिंक्टर प्यूपिलाई को कर रहा था लाइट रिफ्लेक्स वाले पाथवे से। वो ये सब खराब हो गए। ये इसी तरह से रीजनिंग लिखनी है इसकी कि आपको पता चला था वो कहेंगे डायग्नोसिस में कि इट्स क्रेनियल 3 palsy. Scenario will be the eye all of a sudden has moved down, out, pupil is dilated, and there is drooping of upper eyelid. What do you think is the diagnosis? Paralytic squinted due to cranial 3 palsy. अब 4 में क्या होगा? 4 जो है ना, आई मूवमेंट 4, SO4 से हमने इसको याद किया हुआ था। SO4 सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करी थी, ठीक हो गया? इसका सिनेरियो ऐसे आता है कि a person is unable to walk down the stairs और सुपीरियर ऑब्लिक करता क्या था? ऑब्लिक जो है ना, सुपीरियर ऑब्लिक का मतलब है कि वो ऑब्लिक्स वर्ड अपने नाम की तरह नहीं सप्लाई करते थे, वो अपने नाम से ऑपोजिट सब काम करते थे। सुपीरियर का मतलब था कि वो डिप्रेस कराता था, ठीक है? तो सुपीरियर ऑब्लिक क्या करता था? इट वाज डूइंग इंटॉर्शन एंड डिप्रेशन, इस तरह से मूव करवाता था।
अब ये वाली मूवमेंट का लॉस हो जाएगा तो आपने ये देखो, आई देखो ये बाहर की तरफ मूव की हुई है, तो आई इस तरह से मूव होगी, इस तरह से मूव कर जाएगी, क्योंकि ब्लू वाली मूवमेंट का लॉस हो गया। ये होगी राइट आई और ये लेफ्ट आई। तो ये लेफ्ट आई ऐसे प्रेजेंट करेगी, इट सुपीरियर ऑब्लिक वाज टर्निंग आई डाउन। तो रीडिंग और स्टेयर्स में मसला था। अब क्या होगा, डिप्लोपिया होगा और आई विल बी टिल्टेड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगी। जब स्टेयर्स करते हुए लिटरली सिनेरियो में लिखा हुआ है द पर्सन इज अनएबल टू वॉक डाउन द स्टेयर्स, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड, इसमें कैनिना 4 की पालसी होगी और वो हेड भी टिल्ट करेगा ऑन द अफेक्टेड साइड टू कंपनसेट। अब आगे कैनिना 6 की पालसी, इसमें क्या होगा, यू कैन चेक द पिक्चर। ये होगी राइट आई जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, और लेफ्ट आई देखो इनवर्ड मूव की हुई है। LR6 लेटर रेक्टस को करी थी। लेटर रेक्टस क्या था, जो कान की तरफ ले जाता था। अब लेटर रेक्टस तो इसका हो गया खराब, तो आई हैज मूव टुवर्ड्स द नोज, आई हैज मूव टुवर्ड्स द नोज, ये लेफ्ट में होगी ये इसकी पॉलिसी। अनएबल टू abduct द आई ऑन द अफेक्टेड साइड, abduct का मतलब है मूव अवे फ्रॉम द नोज। और इसमें डिप्लोपिया भी होगा, डिप्लोपिया इसमें हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि रेक्टा है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करा सकते हैं ना। तो these will be the clues you will get in the scenario। इसके बाद दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक में। जो नॉन पैरालिटिक होते हैं वो ग्रेजुअल होते हैं, कंजेनिटल होता है, इसीलिए आपको कहा कि हिस्ट्री पूछो। जो पैरालिटिक होता है सडन होता है, स्ट्रोक की वजह से एनोरिज्म फट जाए, ट्यूमर कंप्रेस कर दे, और ये किसी भी एज में हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली बूढ़े लोगों को पैरालिसिस वाले होते हैं। और जो नॉन पैरालिटिक होते हैं वो चाइल्डहुड में होते हैं और इनमें कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री नहीं होती। पैरालिटिक जीन में देयर इज ट्रॉमा की हिस्ट्री। डिप्लोपिया भी पैरालिसिस में होगा, ठीक है। नाउजिया वर्टिगो इसमें होगा क्योंकि इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर से भी हो सकते हैं पैरालिटिक्स में। फॉल्स प्रोजेक्शन होगी, फॉल्स प्रोजेक्शन का मतलब है आपको लगेगा कि कोई चीज वहां पड़ी हुई है बट इट्स नॉट देयर, कि दो दो विजन बन रहे हैं, मुझे नहीं पता इनमें से, अगर मेरे सामने स्क्रीन है और उसके दो दो बन रहे हैं, जब मैं इसको टच करूंगी तो मुझे नहीं पता कि ऊपर वाला इमेज असली है कि नीचे वाला इमेज असली, इसमें सिर्फ एक चीज असली है लेकिन इमेज दो बन रहे हैं, ठीक है। फॉल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आई एम अनेबल टू रिकॉग्नाइज कि कौन सी वाली चीज, कौन सा इमेज इनमें से सही है और कौन सा फॉल्स है। उसके बाद प्राइमरी डेविएशन, difference between primary deviation will be equal to secondary deviation in non-paralytic। लेकिन this comes in FCQ, अगर secondary deviation हम normal eye में देखते हैं, अगर वो ज्यादा है प्राइमरी से, इसका मतलब है प्राइमरी वाली जो आपकी खराब आंख है उसमें पैरालिसिस हो गई, नर्व पैरालिसिस होती है। हेड पॉस्चर जो होता है वो फ्रीक्वेंटली जो पैरालिसिस के बाद अब नॉर्मल हो जाता है, और न्यूरोलॉजिकल लीजन जब भी हम करके आए वो पैरालिसिस में होंगी, नर्व पाल्सीज होंगी। सिस्टेमिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, infections, inflammation will be present in paralysis। उसका हम जो स्क्विंट दूसरे वाला नॉन पैरालिटिक उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद दिस क्वेश्चन, a 65-year-old diabetic female presents with history of ptosis of the right eye। एक तो 65 year old है, मेरा खुद ही शक चला गया कि it should be paralytic। टोसिस हो गया उसको, राइट आई का फॉर लास्ट 6 days, इतनी शॉर्ट हिस्ट्री है इसकी। On opening of eyelid, eyeball was deviated outward and downward। यहाँ आया हुआ इसका pupil। A right pupil is dilated and non-reactive to eye। ये SO4 की, सॉरी KNF 3 की पालसी है ये, KNF 3 की पालसी है ये। Also right paralytic squint। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे, पहले सारी आप हिस्ट्री लोगे, then you will write clinical evaluation and then you will move towards management। Now we are going to do questions।